था आपका आपके अपने YouTube चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2018 में प्राथमिक स्तर पर बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्न जो पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न पूछा गया था, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना ऑप्शन ए एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक संकार्य है, या फिर ऑप्शन डी पारिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो देखिए, बात करें हम कॉलर की तो कॉलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। जैसे कि आप जानते हैं सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, ऑप्शन बी वाक्यों के निर्माण से, ऑप्शन सी शब्दों के निर्माण से, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से स्टार्ट करना चाहिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता या होते हैं? ऑप्शन ए केवल विशिष्ट छात्र, ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन सी केवल सामान्य छात्र, या फिर ऑप्शन डी बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो समावेशी कक्षा में सामान्य प्लस विशिष्ट दोनों ही छात्रों को शामिल होना चाहिए, शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन ए नीरसता संबंधी दोष, ऑप्शन बी पठन दोष, ऑप्शन सी गणना दोष, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को गणना दोष परिभाषित करता है। गणना दोष की अगर हम बात करें तो गणना दोष से संबंधित जो अधिगम अक्षमता होती है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए क्षमता निर्माण का अभाव, ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, ऑप्शन सी अलगाव, ऑप्शन डी संवेदनशीलता। तो देखिए, समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता का होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए व्यवहारात्मक, ऑप्शन बी दैहिक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, या फिर ऑप्शन डी संवेदी। तो संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है? अब ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और बात करें संज्ञानात्मक क्षेत्र की तो ये दिया गया है बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा। तो इन्होंने ब्लूम ने शिक्षक के उद्देश्यों को तीन भागों में विभाजित किया था। एक आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा भावात्मक क्षेत्र और तीसरा मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ठीक है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र को भी दोबारा से 6 उपभागों में विभाजित किया, जो कि ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन थे। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी जनतांत्रिक, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन डी वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो अच्छे शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत ऑप्शन ए आपका नहीं आएगा, स्वेच्छाचारी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए विक्टर ब्रूम, ऑप्शन बी मास्लो, ऑप्शन सी हर्जबर्ग, ऑप्शन डी स्किनर। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए वैयक्तिक, ऑप्शन बी सामाजिक अंत्यक्रिया, ऑप्शन सी सूचना प्रक्रियाकरण, ऑप्शन डी व्यवहार परिमार्जन। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन ए कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ऑप्शन बी रेखीय अभिक्रम, ऑप्शन सी शाखीय अभिक्रम, या फिर ऑप्शन डी तैयारी और अर्जन। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए आपको कौन सा उपयोगी है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऑप्शन सी दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन डी निगमन से आगमन की ओर।
तो शिक्षण सूत्र की अगर हम बात करें तो सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, ये तीनों ही आपके शिक्षण के सूत्र होते हैं, जबकि निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है। ठीक है, ये आपका अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी योजना बनाना, ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो माइक्रो टीचिंग का जो आपका पहला स्टेप होता है वो होता है लेसन प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। ठीक है, योजना बनाने के बाद आप शिक्षण करते हैं, शिक्षण के बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक के द्वारा आप जानते हैं कि किन 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 चीज़ों की कमी रही है आपके शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। तो जिन कमियों जो कमियां आपको पाई गई हैं उसको आप दोबारा से आप फिर से लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, फिर से आप टीचिंग करते हैं और फिर से आप फीडबैक लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण? तो अन्वेषण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। ऑप्शन ए, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। ऑप्शन बी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। ऑप्शन सी, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए ये तीनों ही पॉइंट आपके जरूरी हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ऑप्शन ए, दृष्टि संवेदना, ऑप्शन बी, स्पर्श संवेदना, ऑप्शन सी, ध्वनि संवेदना, या फिर ऑप्शन डी, प्रत्यक्षण संवेदना। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि संवेदना के माध्यम से वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 4 से 8 साल, ऑप्शन बी जन्म से 2 साल, ऑप्शन सी 2 से 7 साल, या फिर ऑप्शन डी 5 से 8 साल। तो देखिए, जीन पियाजे की अगर हम बात करें तो पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया अपने सिद्धांत के अंतर्गत, जिसमें पहली अवस्था होती है आपकी सम्यगात्मक गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 साल तक होती है। दूसरी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। एंड 4 और लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष की होती है। ठीक है, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन बी, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन सी, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या फिर ऑप्शन डी, काल्पनिक भयों का अंत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? ऑप्शन ए पैवलव, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी चॉम्स्की, या फिर ऑप्शन डी मास्लो। तो भाषा विकास से संबंध किसका है? चॉम्स्की का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन सी संकेत अधिगम, ऑप्शन डी स्थान अधिगम। तो देखिए, थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया था उस शीर्षक का नाम था अधिगम के प्रयास एवं भूल, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन सी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, या फिर ऑप्शन डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के अंतर्गत आता है, और विलंब विकास की बात करें तो ये सामाजिकरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदात्मक गामक अवस्था। तो जैसे कि आप पहले देख चुके हैं कि जो थर्ड जो अवस्था है उसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? यानी कि जो अधिगम में योगदान देने वाले जो मनोवैज्ञानिक फैक्टर हैं उसमें कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप।
तो देखिए अधिगम की इच्छा, प्रेरणा और रुचि ये तीनों ही अधिगम में योगदान देने वाले एक मनोवैज्ञानिक कारक हैं, जबकि विषय वस्तु का स्वरूप इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसकी अगर हम बात करें, देखिए जो एनसीईआरटी की बुक है एक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन, उसमें कुल मिलाकर 83 नैतिक कर्तव्य, जो नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? मैत्री भाव है आपका, समाजवाद है, भाईचारा है, टीम भावना है, कर्तव्य भावना है, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व। तो ये कुल मिलाकर 83 आपके नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहायतापरक व्यवहार सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति या फिर प्रकारात्मक स्थिरता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतः शोध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा है? स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस या फिर एम.एल. बिग्गी। तो किसने कहा है ये? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका गेट्स, क्योंकि गेट्स किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आयोग जो भी आपका यूपी का जो आयोग है उसने इसका आंसर, कोई भी चारों ऑप्शन में कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इसका गेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? देखिए थॉर्नडाइक ने अपने जो अधिगम के सिद्धांत दिए थे, जिसमें 3 प्राथमिक सिद्धांत थे, बाकी 5 द्वितीय सिद्धांत उन्होंने दिए थे, जिसमें से जो नियम दिए थे, ठीक है सॉरी, तो कौन सा अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। देखिए तीनों ही नियम ये प्राथमिक नियम थे, जबकि सहचारितात्मक स्थानांतरण का नियम जो है ये आपका गौण नियम था। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जो है प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन या अभिप्रेरणा। तो ये बल देता है आपको व्यवहार पर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या फिर चिन्ह अनुबंधन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन नैमित्तिक अनुबंधन भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है या फिर अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। तो अधिगम के बारे में अगर हम बात करें तो अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ये एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है, और अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये भी राइट है। अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है, ये भी कथन सही है। तो कुल मिलाकर ये जो ए बी सी डी तीनों ऑप्शन आपके सही है, ये विशेषता अधिगम की होती है। जबकि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये एक विशेषता नहीं है, क्योंकि अधिगम का अवलोकन हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। तो कुल मिलाकर ये 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ प्रश्नों से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।